हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन एजुकेशनल एम्पायर। तो फ्रेंड्स, हम आपको यूपी टीजीटी पीजीटी की इंग्लिश के एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं। जल्दी आपके केवीएस के लिए टीजीटी पीजीटी के लिए भी क्लासेस स्टार्ट होने ही वाली हैं। जो आपके यूपी टीजीटी और पीजीटी वाली क्लासेस हम करा रहे हैं आपको, उसके जितने राइटर्स मैंने कराए हैं सारे प्लेलिस्ट अलग अलग से बनाई हुई है, चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। यूपी टीजीटी के राइटर्स भी मैं कुछ करा चुकी हूँ और पीजीटी के में भी आपका कुछ हो चुका है। बाकी हम कंटिन्यू चल रहे हैं धीरे धीरे। जल्दी आपकी ग्रामर की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए आज शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, द टोटल नंबर ऑफ पोएम्स इन शेक्सपियर सोनेट्स इज। जो शेक्सपियर के सोनेट्स हैं उनमें टोटल नंबर्स ऑफ पोएम कितने हैं उसमें। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी 154। 154 सोनेट्स जो हैं शेक्सपियर की पोएम्स में, सॉरी शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं वो है आपके 154। ओके, और जो ये सोनेट्स है शेक्सपियर के, ये थॉमस थॉर्प के द्वारा पब्लिश किए गए थे 1609 में। ओके, नेक्स्ट देखिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स इज नेचर बोथ लो एंड इम्पल्स। कौन सा जो पोएट है इनमें से वो लो एंड इम्पल्स दोनों से ही जो है उसका नेचर है लो एंड इम्पल्स का। तो देखिए ये होते हैं आपके विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। विलियम वर्ड्सवर्थ का बर्थ हुआ था आपका 1770 में और डेथ हुई थी इनकी 1850 में। और ये एक नेचर पोएट थे। इनको नेचर पोएट और रोमांटिक पोएट के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन इज ए क्वोट फ्रॉम ए पोएम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, ये जो कोट है आपकी कौन सी पोएम से ली गई है और किसकी पोएम थी ये। तो ये देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम से ये कोट ली गई है। ओके, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। और जो ये आपके वर्ड्सवर्थ की पोएम थी ये थी आपकी माई हार्ट लीप्स अप। ओके, और इसको आप द रेनबो के नाम से भी जानते हैं। द रेनबो पब्लिश हुई थी आपकी 1807 में। उसकी आपकी लाइनें दी गई हैं और ये विलियम वर्ड्सवर्थ की जो है पोएम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इन द 12th नाइट Malvolio reads aloud while alone Maria's first letter. He is utterly ignore other characters and audience who would actually engage in some kind of dialogue with him. This gives rise to, ये किसको राइज करता है, मतलब किसको जन्म देता है। 12th नाइट में जब मालवोलियो होता है वो मार्जिया के फर्स्ट लेटर को जोर से पढ़ रहा होता है। ओके, और कैरेक्टर्स जो अदर कैरेक्टर्स होते हैं और ऑडियंस होती है उनको इग्नोर कर देता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सिचुएशनल एंड ड्रामेटिक आयरनी को यहाँ पर ये राइज करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ओ ब्लेस्ड बर्ड द अर्थ वीपेस अगेन अपीयर्स टू बी एंड इज फिट हैव फॉर थ्री। दिस डिस्क्रिप्शन बाय वर्ड्सवर्थ इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स। ये जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वर्ड्सवर्थ के द्वारा, ये कौन सी जो पक्षी है, कौन सा पक्षी है, मतलब कौन सी बर्ड है, ये चिड़िया है जिसके बारे में उन्होंने ये डिस्क्रिप्शन दिया था। तो जो लाइनें हैं आपकी ये टू द कुकू से ली गई है और ये आपका कुकू के बारे में ही जो डिस्क्रिप्शन है दिया गया है। ये टू द कुकू जो थी आपकी पोएम थी एक विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई। ओके, और ये इन्होंने 1807 में जो है पब्लिश की थी आप। नेक्स्ट देखते हैं, लिरिकल बैलेट्स वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। जो लिरिकल बैलेट्स है वो कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1798 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लिरिकल बैलेट्स जो था एक कलेक्शन था जो विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कोलरिज ने साथ में पब्लिश किया था 1798 में। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब इडियम्स ब्लो हिज ओन ट्रूम्पेट। इसका आपको करेक्ट जो मीनिंग है बताना है आपको इडियम का, ब्लो हिज ओन ट्रूम्पेट। तो देखिए इसका जो करेक्ट मीनिंग हो जाएगा वो होगा आपका प्रेजिस हिमसेल्फ, यानी कि खुद की बड़ाई करना। खुद की बड़ाई करना इसका मीन होता है आपका। नेक्स्ट है आपका टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी कि मगरमच्छ के आंसू बहाना। इसका मतलब क्या होता है, टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। तो इसका मीनिंग होता है आपका बी हिपोक्रेटिकल टू शेड फॉल्स टीयर, झूठे आंसू किसी को बहाना किसी के सामने, यानी कि प्रिटेंड करना झूठा, उसको बोलते हैं टू शेड क्रोकोडाइल्स टीयर।
नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9। द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले अपियर्ड इन। शेक्सपियर के प्ले का जो फर्स्ट फोलियो था वो अपियर हुआ था आपका, ये हुआ था 1623 में। ओके, और हेमिंग एंड कॉन्डेल के द्वारा ये पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल जो है आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन को शो करता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। हिज इन्वेस्टमेंट्स फेल्ड एंड ही लॉस्ट द फैमिली नेक्स्ट एग। ये आपका आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन को शो करता है। नेक्स्ट देखते हैं, द इडियम हश मनी मीन्स। हश मनी जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट मीनिंग हो जाएगा आपका वो होगा बी, द ब्राइब पेड टू कीप सम मैटर सीक्रेट। यानी कि किसी मैटर को सीक्रेट रखने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं, जो रिश्वत दी जाती है, उसको बोलते हैं आप हश मनी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम ए फ्लाइंग विजिट। ए फ्लाइंग विजिट जो है आपका ये एक इडियम है, इसका मीनिंग बताना है आपको क्या होता है। तो ये होता है ए वेरी शॉर्ट विजिट, यानी कि एक छोटे से समय के लिए किसी चीज़ को विजिट करना, उसको बोलते हैं ए फ्लाइंग विजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ब्रेव अलोन डिजर्व द फेयर। तो यहाँ पे इसको नेगेटिव सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना है सेंटेंस को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका ए, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका बी, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। यानी कि आग के बिना धुआं नहीं निकलता, ये आपका नेगेटिव सेंस इसका देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इथोपियन कैन नॉट चेंज हिज स्किन। जो इथोपियन होते हैं वो अपनी स्किन को चेंज नहीं कर सकते, तो इसको आपको इंटरोगेटिव में चेंज करना है सेंटेंस को। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी, कैन द इथोपियन चेंज हिज स्किन। ओके, फिर है आपका 16, एवरीवन वुड लव हिज कंट्री। इनके सबको अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 16 में जो करेक्ट हो जाएगा वो होगा आपका बी, हु वुड नॉट लव हिज कंट्री। यानी कि कौन अपने देश को प्रेम नहीं करता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, शेक्सपियर क्रिटिसिज्म बाय। शेक्सपियर का जो क्रिटिसिज्म था किया गया था, जो आपके इनमें आपके 4 राइटर्स दिए गए हैं जो शेक्सपियर का क्रिटिसिज्म जिन्होंने किया था। तो देखिए यहाँ पर इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको प्लेस करना है। तो इसका सीक्वेंस आपको बताना है। यहाँ पे देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है आपका, इसमें आपका कोई सा भी सीक्वेंस यहाँ पे करेक्ट नहीं है। देखिए क्योंकि सबसे पहले आपका AC बार्डले ने इनका क्रिटिसिज्म किया था, शेक्सपियर्स ट्रेजेडी लिखा था इन्होंने 1904 में। ओके, आफ्टर दैट जो है TS इलियट का क्रिटिसिज्म आया था बार्डले के बाद यहाँ पर TS इलियट नहीं दिया गया है बल्कि बाद में दिया गया है, पहले स्पर्जन दे दिया गया है इन्होंने। तो यहाँ पर आपके सारे ऑप्शंस जो है रॉन्ग दिए गए हैं। मैं आपको इसका करेक्ट सीक्वेंस आपको बता देती हूँ। बार्डले का शेक्सपियरियन ट्रेजेडी आया 1904 में, आफ्टर दैट TS इलियट का आया था। TS इलियट ने लिखा हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स या 1919 में। ओके, आफ्टर दैट जो थे स्पर्जियन, कैरोलाइन स्पर्जियन, इन्होंने शेक्सपियर्स इमेजिनरी लिखा 1935 में। ओके, और सबसे लास्ट में इसमें जो है स्टीफन ग्रीनबेल्ट ने लिखा था ऑन पॉलिटिक्स ऑफ कल्चर एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ शेक्सपियर। ये इन्होंने लिखा था 1987 में। ठीक है, सबसे लास्ट में आया था, सबसे पहले बार्डले था और लास्ट में ये थे आपके। और यहाँ पर TS इलियट इसके पहले आएगा क्योंकि इन्होंने 1919 में लिखा था हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, और स्पर्जन ने जो है 1935 में लिखा था शेक्सपियर्स इमेजिनरी। इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका कोई भी सीक्वेंस यहाँ पे सही नहीं बैठता आपका। तो आप कहीं पर नोट कर लें इसको, तो आपको ईजी रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, एन अकाउंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड बाय वर्ड्सवर्थ इज मेंटेन्ड इन हिज ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। तो देखिए जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन आपका एक ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, द प्रिल्यूड। जो आपका ये टाइटल है द ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड, ये आपका वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थी द प्रिल्यूड, जिसका इन्होंने ये टाइटल रखा था। जो ये प्रिल्यूड नाम का टाइटल था ये इनकी वाइफ मैरी ने इसको दिया था, जो इन्होंने इनकी डेथ के बाद 1850 में इसको पब्लिश कराया था। क्योंकि जो ये प्रिल्यूड थी ये 1805 में कंप्लीट हो चुकी थी,
बट जो वर्ड्सवर्थ थे आपके अपने लाइफ टाइम में इसको पब्लिश नहीं करा पाए थे, और ना ही इन्होंने इसको टाइटल दिया था। इन्होंने इसको सिर्फ कहा था द ग्रोथ ऑफ बर्ड्स माइंड, और मैरी ने जो था इनको जो टाइटल दिया था द प्रिल्यूड, और उनकी डेथ के बाद इन्होंने इसको पब्लिश कराया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। Shakespeare's soliloquies are defined as a locution dominating the stage and the attention delivered by a speaker who is alone on the stage. Identify an exception to this definition in the context of Shakespearean tragedy. तो देखिए यहाँ पर 19 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो होगा सी, हेमलेट सोलोलिक्यू, नाउ माइट आई डू इट बैट। ओके, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस को कंप्लीट करना है आपको। ही वॉज नॉट एबल टू डैश वॉट वेंट रॉन्ग। ओके, तो देखिए यहाँ 20 का जो राइट ऑप्शन होगा आपका ए हो जाएगा इनके फिगर आउट। ही वॉज नॉट एबल टू फिगर आउट वॉट वेंट रॉन्ग। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका 21, ही इज़ ए स्कूल डैश, ही इज़ ए स्कूल डैश ड्रॉप आउट। ओके, 21 में आपका डी ऑप्शन राइट होगा। ड्रॉप आउट का मीन्स होता है आपका लीव स्कूल कॉलेज। ओके, यानी कि स्कूल या कॉलेज से आपका लीव लेना विदाउट फिनिशिंग योर स्टडीज़। ओके, आपकी मतलब पढ़ाई पूरी नहीं हुई और अब फिर भी आपने स्कूल छोड़ दिया, उसको बोलते हैं आप ड्रॉप आउट। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट इन हिज अर्ली लाइफ ही वॉज फोस्टर्ड बाई 2 इन्फ्लुएंसेस। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विलियम वर्ड्सवर्थ। हु अमंग द फॉलोइंग सेड, इनमें से किसने कहा है कि दैट हिज अर्ली लाइफ ही वॉज फोस्टर्ड बाय 2 इन्फ्लुएंसेस। ओके, उसको 2 जो इन्फ्लुएंसेस थे यानी कि 2 प्रभाव थे वो जो था उनसे फोस्टर्ड था, तो ये थे आपके विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट देखिए आपका द रिलेशनशिप बिटवीन ओथेलो एंड यागो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो रिलेशनशिप है आपकी ओथेलो और यागो के बीच में वो किसका एग्जाम्पल है, तो ये था आपका इन्वर्जन का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। ये इन्वर्जन का एग्जाम्पल था आपका। जो ओथेलो है द मूर ऑफ वेनिस, ये एक ट्रेजेडी थी विलियम शेक्सपियर की, और ये आपके 1603 के अराउंड लिखी गई थी। नेक्स्ट देखिए 24, ही मस्ट एक्सेप्ट हिज फॉल्ट अदरवाइज ही विल नॉट बी स्पेयर्ड। इसको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो है कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ 24 का जो राइट होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनलेस ही एक्सेप्ट्स हिज फॉल्ट ही विल नॉट बी स्पेयर्ड। यदि वह अपने फॉल्ट को जो है एक्सेप्ट नहीं करता तो ही विल नॉट बी स्पेयर्ड, उसको नहीं छोड़ा जाता। तो देखिए यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें सब ऑर्डिनेट कंजक्शन को यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पर अनलेस को यूज़ किया गया है और आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दिस लाइन, द लाइन प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिंग्स अपीयर इन। तो ये कहाँ अपीयर होती है, 25 का ए करेक्ट हो जाएगा इनके मैकबेथ, मैकबेथ में अपीयर होती है ये। फिर आपका 26, बिसाइड्स बीइंग सेंट टू प्रिजन द कल्प्रिट वॉज हैविली फाइंड। कंपाउंड में आपको चेंज करना है यहाँ पे, तो 26 का राइट होगा बी, द कल्प्रिट वॉज नॉट ओनली सेंट टू प्रिजन बट ऑल्सो हैविली फाइंड। कल्प्रिट यानी कि दोषी जो था उसको केवल जेल ही नहीं भेजा गया बल्कि उसको हैविली फाइन भी किया गया। ओके, 27 देखते हैं, आई हैव ए बॉक्स फुल ऑफ पेंसिल्स। मेरे पास एक बॉक्स है पेंसिल्स का फुल, मतलब पेंसिल से भरा हुआ है। टू शो ओमिशन आई हैव विल बी रिटन एज। इनके ओमिशन शो करने के लिए जो आई हैव होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में उसको कैसे लिखेंगे हम, इनके इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 27 का ऑप्शन नंबर डी, आई हैव। जब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो आप ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। यहाँ पर आपको पंक्चुएटेड सेंटेंस को जो है करेक्टली चूज करना है, कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो 28 का राइट ऑप्शन होगा आपका डी, वाइल आई वॉज कुकिंग। यहाँ पे कोमा यूज करेंगे। ओके, द बेबी हर ब्रदर एंड द कैट वर स्लीपिंग। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो दैट मेक्स हेमलेट सुपीरियर टू एलिजाबेथन रिवेंज प्ले। इसमें से आपको एलिमेंट चूज करना है इन ऑप्शंस में से जो हेमलेट को सुपीरियर एलिजाबेथन रिवेंज प्लेस के रूप में जो है शो करता है, यानी कि उसको बनाता है।
हैमलेट को सुपीरियर एलिजाबेथन रिवेंज प्ले। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, यानी कि अवेयरनेस ऑफ द मोरल इम्प्लीकेशंस ऑफ रिवेंज। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 30 देखिए, द पोएम द टेबल्स टर्न्ड वॉज रिटन बाई। टेबल टर्न्ड जो आपकी पोएम है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये आपकी विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 30 में क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये जो पोएम थी इनकी ये 1798 में इनकी आई थी। नेक्स्ट देखिए 31, आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस बिलोंग्स टू। रिसेंटली देयर हैज़ बीन ए स्टीप राइज इन द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे 31 का जो करेक्ट हो जाएगा वो होगा आपका डी, यानी कि एडवर्ब। जो है यहाँ पर जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसको जो है यहाँ पर एडवर्ब है 31 में आपका रिसेंटली जो है एडवर्ब के रूप में यूज़ किया गया है। और एडवर्ब क्या होता है? एक वर्ड होता है जो मॉडिफाई करता है मीनिंग ऑफ ए वर्ब, यानी कि एक वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई जो करे। तो यहाँ पर आपको रिसेंटली जो है आपका एडवर्ब के रूप में यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखिए 32, ऑफ द 4 ऑप्शंस 1 इज़ नॉट पार्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ व्यूज़ ऑन पोएट्री। इन 4 ऑप्शंस में से एक वर्ड्सवर्थ के जो पोएट्री पर विचार थे उसका पार्ट नहीं है। तो आइडेंटिफाई द 1 विच इज़ नॉट हिज व्यू। जो उसका विचार नहीं था उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो 32 का राइट ऑप्शन होगा आपका बी, यानी कि पोएट्री शुड यूज़ मोरालिटी एंड वर्च्यू एज इट्स मेन थीम्स। ओके, नेक्स्ट आपका 33, द मीनिंग ऑफ द इडियम ए ब्रेन वेव इज़। तो इडियम का जो मीनिंग है ब्रेन वेव इज़ वो क्या है? तो ये है आपका ए सडन इंस्पिरेशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, सडन इंस्पिरेशन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम टू मीट वंस वाटरलू। तो देखिए 34 का जो करेक्ट हो जाएगा आपका वो होगा वंस फाइनल डिफीट। ओके, टू मीट वंस फाइनल डिफीट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट होगा आपका। 35 देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय द इडियम ह्यूमन सर्विस। ह्यूमन सर्विस जो इडियम है आपका इसका मीनिंग क्या होता है? तो ये इसका मीनिंग होता है आपका एक्सीलेंट वर्क। डी ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा 35 में। 36 देखिए, रिप्लेस द अंडरलाइन पोर्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद वन फ्रेज। ओके, तो देखिए, इन द प्रेजेंट टाइम्स द रियल सफरर्स आर द पीपल बिलोंगिंग टू द मिडिल क्लासेस ऑफ सोसाइटी। तो देखिए 36 का जो करेक्ट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए, इनके बरगोसी। बरगोस आपका यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मिडिल क्लास जो है ये जो बरगोस होता है आपका ये इसका मीनिंग होता है जो आपके मिडिल क्लास होता है, यानी कि मध्यम वर्ग होता है जो, ठीक है। एलाइट जो होता है, एलाइट बोलते हैं विशिष्ट वर्ग को, जो उच्च वर्ग होता है उसको बोलते हैं एलाइट। इंटर आलिया बोलते हैं आप आपस में, यानी कि जो आपसी हो उसको बोलते हैं इंटर आलिया। एंड आपका डी जो प्रोलेटेरियन होता है, प्रोलेटेरियन बोलते हैं जो श्रमजीवी वर्ग होता है, यानी कि मजदूर श्रेणी का जो होता है उसको बोलते हैं प्रोलेटेरियन। 37 देखिए, टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम कम अबाउट। जो आपका इडियम होता है कम अबाउट, इसका मीनिंग क्या होता है? तो कम अबाउट का मीनिंग होता है आपका हैपन, यानी कि होने वाला। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 38 देखिए, द सर्जन्स ऑपरेटेड ऑन हिम फॉर नियरली 10 आवर्स। द करेक्ट सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस विल बी। पैसिव वॉइस में जो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा इसका वो कौन सा होगा कि सर्जन्स ऑपरेटेड ऑन हिम फॉर नियरली 10 आवर्स। तो 38 का जो करेक्ट होगा आपका वो होगा आपका बी, ही वॉज ऑपरेटेड ऑन बाई द सर्जन्स फॉर नियरली 10 आवर्स, यानी कि उसका ऑपरेशन जो है किया जा रहा था सर्जन्स के द्वारा और करीब 10 घंटे से। ओके, यहाँ देखिए कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं 39 से 42 तक। टिक करना है करेक्ट ऑप्शन आपको जो सिमिलर मीनिंग हो वर्ड्स का, ठीक है। यहाँ पर आपका है जेरोबोम। जेरोबोम का मीन्स क्या होता है आपका देखिए, तो ये होता है 39 का करेक्ट ऑप्शन होगा वाइन बोतल, यानी कि ए लार्ज वाइन बोतल। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। 40 देखिए, मर्क्यूरियल हैविंग ए कैरेक्टर दैट इज़। मर्क्यूरियल हैविंग ए कैरेक्टर दैट इज़ क्या होता है ये? तो यहाँ पे करेक्ट होगा आपका ए, यानी कि चेंजेबल। चेंजेबल इसका मीनिंग होता है। फिर है 41, यानी कि नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म का मीन क्या होता है? तो नार्सिसिज्म बोलते हैं आप जो होता है सेल्फ लव। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, सेल्फ लव को बोलते हैं नार्सिसिज्म। और इसका जो सिनोनिम्स होते हैं, और वैनिटी होता है आपका, सेल्फ एडल्टेशन एडलेशन एंड सेल्फ अब्सॉर्प्शन होता है इसका। और एंटोनिम होते हैं इसके नार्सिसिज्म के, मोडेस्टी, डिफिडेंस, ये हो सकता है आपका। ओके,
फिर आपका 42 यानी कि नेमेसिस। नेमेसिस का मीनिंग होता है अवेंजर, यानी कि दंड या बदला, दंड या बदला बोलते हैं, और इसका मीनिंग होता है एन अवेंजर। ओके, और यहाँ पर इसके सिनोनिम्स जो होते हैं, पनिशर होता है, ठीक है, विजिलेंट, कास्टिगेटर, इसके आपके सिनोनिम हो जाते हैं। और एंटोनिम्स में आपको फ्रेंड, एली, जैसे एली हो गया आपका, ये इसका एंटोनिम होगा। अमीगो, ये भी इसका जो है एंटोनिम हो जाएगा। और सिनोनिम्स में आपके पनिशर्स और कास्टिगेटर्स आ जाएंगे इसके। 43 देखिए, चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। डायरेक्ट नरेशन को चूज करना है। ही सेड दैट ही वुड गो एज सुन एज इट वॉज पॉसिबल। ही सेड दैट ही वुड गो एज सुन एज इट वॉज पॉसिबल। तो देखिए यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ही सेड, इन्वर्टेड कॉमास। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस चेंज करना है आपको, इनडायरेक्ट में दिया गया है ये, ही सेड दैट ही वुड गो एज सुन एज इट वॉज पॉसिबल। तो देखिए यहाँ दैट जो है इन्वर्टेड कॉमास को हटा के लगाया गया था, तो इन्वर्टेड कॉमास में वापस कन्वर्ट कर देंगे इसको। और जो वुड है यहाँ पे शैल आएगा, क्योंकि आई के साथ हम शैल यूज़ करते हैं, ठीक है। गो एज सुन एज इट इज़ पॉसिबल, यहाँ पे वॉज को इज में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे, और इनडायरेक्ट से जब डायरेक्ट में वापस आएंगे, तो वॉज को इनके पास्ट को प्रेजेंट में ले आएंगे वापस। 43 के बाद 44 देखते हैं। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सी सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। यहाँ पर डायरेक्ट में दिया गया है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है इसको। ही सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया गया है, इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे हम यहाँ पे, और उसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे। जब आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है कोई भी सेंटेंस इंटरोगेटिव, तो वहाँ पर आप जो है एज इट इज़ रखते हैं उसको, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के कोई भी कंजक्शन हम यूज़ नहीं करते। तो 44 का करेक्ट हो जाएगा आपका ए। जो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगी। देखिए, सी आस्क्ड मी व्हाट शी कुड फॉर मी, शी कुड डू फॉर मी। ओके, 44 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 45, हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन इन हेमलेट। हेमलेट में लाइनें कौन बोलता है। समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क के स्टेट में कुछ तो सड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट होगा वो आपका सी हो जाएगा, यानी कि मार्सिलस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मार्सिलस बोलता है ये लाइनें। और ये जो क्या बोलते हैं हेमलेट में, हेमलेट प्ले में आपके मार्सिलस के द्वारा बोला जाता है ये लाइनें, और ये होरेशियो को बोल रहा होता है। फिर आपका 46, पिक आउट द राइट ऑप्शंस विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड जीलियस। आपको वर्ड को जो जीलियस है इसका राइट ऑप्शन चूज करना है जो इसको सही से डिफाइन करता हो। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसका मीन्स होता है एनवियस, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जीलियस का जो सिनोनिम्स होते हैं वो आपको कोवियस होता है, एक डिजायरस होता है, और एक होता है रिसेंटफुल, रिसेंट फेल, ये भी इसका एक सिनोनिम होता है। एक होता है आपका कोवियस, COVETOUS। ओके, एक होगा आपका डिजायरस। तो ये आपके सिनोनिम्स हो जाते हैं इसके। और एंटोनिम में आप बोल सकते हैं एडमायरिंग और प्राउड। ओके, नेक्स्ट देखिए, द मीनिंग ऑफ लेसन इज। लेसन का जो मीनिंग होता है क्या होता है वो, तो ये होता है आपका इंटीमेसी, यानी कि किसी के साथ गलत संबंध जो होते हैं उसको बोलते हैं आप लेसन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिजेंट। इंडिजेंट का मीनिंग क्या होता है, तो ये होता है आपका गरीब या फिर दरिद्र। ओके, और यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट मीनिंग पुअर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और इसके जो आपके जो सिनोनिम्स होंगे, सॉरी एंटोनिम्स होंगे इसके, वो होंगे अप्रूवल, एक्टिवेटर और इनहिबिटर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मीनिंग क्या होता है, तो पर्टिनेंट का मीनिंग होता है आपका उचित या फिर ठीक। ओके, और यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 49 में बी, यानी कि रेलेवेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमिनेंट। इमिनेंट का मीनिंग क्या होता है, तो आपका इमिनेंट जो होता है उसका मीनिंग होता है शीघ्र ही घटने वाली कोई अप्रिय घटना, उसको बोलते हैं इमिनेंट, यानी कि नियर एट हैंड। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शीघ्र ही कुछ होने वाला हो बहुत जल्दी ही, तो उसको बोलते हैं नियर एट हैंड।
नेक्स्ट है पिक आउट द मोस्ट इम्प्लाइंग मीनिंग इंजेन्युटी। तो यहाँ पर 51 का करेक्ट हो जाएगा आपका ए स्किलफुलनेस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा स्किलफुलनेस। ओके, अब देखिए डायरेक्शंस दिए गए हैं 52 से 53। यहाँ पे क्वेश्चंस में देखिए द फर्स्ट एंड द लास्ट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आर नंबर्ड एज 1 और 6 और बाकी आपको अरेंजमेंट करना है। यहाँ देखिए और क्वेश्चन देखते हैं हम सीधा। 52 में PQRS की फॉर्म में दिया गया सेंटेंस है आपको और इसको आपको सही करके यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। तो देखिए 52 में आपका सबसे पहले हम सेंटेंस का सब्जेक्ट और जो वर्ब होती है उस वाले पार्ट का सबसे पहले चूज़ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें रिक्वायर होती है सब्जेक्ट और वर्ब की। तो देखिए यहाँ पे द फूड पॉइजनिंग ओकर्ड, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आ रही हैं। तो वैसे तो आपका देखिए क्यू जो सबसे फर्स्ट में आएगा यहाँ पे एक ही ऑप्शन में दिया गया है, यही से आपका जो है राइट ऑप्शन निकल के आ जाएगा, बट फिर भी हम देख लेते हैं थोड़ा और। द फूड पॉइजनिंग ओकर्ड व्हेन ए केमिकल सब्सटेंस was mistaken for salt and used in the food preparations। ओके, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 53 आई मेट ए पुअर वुमेन ऑल इन टीयर्स। देखिए यहाँ पे वन ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आपका वन और ये लास्ट का दिया है पार्ट bereaved एज दे वर ऑफ हिज इंडस्ट्री और बीच में आपका PQRS को जो है आपको सही से फॉर्म करके लगाना है इसमें। तो देखिए आपका 53 का राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका सी हो जाएगा, यानी कि RQSP। देखिए यहाँ पर आर आई मेट ए पुअर वुमेन ऑल इन टीयर्स हु टोल्ड मी दैट हर हस्बैंड हैड बीन अरेस्टेड फॉर ए डेब्ट he was not able to pay and they his 8 children must now starve bereaved as they were of his industry। ओके, यहाँ पर आपका ऐसे क्वेश्चन ये जो है राइट हो जाएगा। फिर देखते हैं 54 आपका In which play by Shakespeare do we find widowed queens questioning the assumptions of male politics। तो 54 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी, यानी कि रिचर्ड थर्ड। ओके, 55 देखते हैं राइपनेस इज ऑल ऑकर्स इन। यहाँ पर 55 का राइट होगा आपका किंग लियर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, राइपनेस इज ऑल ऑकर्स इन किंग लियर। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं AC बार्लेज शेक्सपियरियन ट्रेजेडी वॉज पब्लिश्ड इन। AC बार्ले की जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी थी वो कब पब्लिश हुई थी। देखिए पहले भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि AC बार्ले ने शेक्सपियर पर एक क्रिटिसिज्म किया था अपनी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में और ये इन्होंने रिटर्न की थी 1904 में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 57 विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेज आर इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। कौन ये जो प्लेज है आपके करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में आपको यहाँ पर रखने हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 57 में जो है डी करेक्ट हो जाएगा आपका। सबसे पहले आपका रोमियो एंड जूलियट आई थी, रोमियो एंड जूलियट आई आपकी 1595 में। उसके बाद आपकी रिचर्ड सेकंड आई थी, वो भी आपकी 1595 में आई। रिचर्ड सेकंड भी दोनों ही आपकी एक ही सन में आई थी, बट सबसे उससे पहले रोमियो एंड जूलियट, उसके बाद रिचर्ड सेकंड। फिर आता है हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, सॉरी द मर्चेंट ऑफ वेनिस आता है इसके बाद। मर्चेंट ऑफ वेनिस आपका 1598 में आया था और आपका जो हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट था वो आपका 1600 में आया था। ओके, तो देखिए आपका इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी सेंटेंस आपका यहाँ भी करेक्ट नहीं है। देखिए रोमियो एंड जूलियट हेनरी रिचर्ड सेकंड आपका सही है, बट जो हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट है ये आपका लास्ट में आएगा और मर्चेंट ऑफ वेनिस इससे पहले आएगा क्योंकि ये 1598 में आया और ये आपका 1600 में आया था। बाकी कोई भी आपको ऑप्शंस मैच नहीं कर रहा है 4 के 4 ऑप्शंस में से, आपको ऐसे ही लर्न करना होगा क्योंकि बुक में मिसप्रिंट हो रखा है ये वाला क्वेश्चन भी। ओके, सारी बुक्स में आपके मतलब कोई भी बुक्स हो आपकी प्रैक्टिस सेट्स में मिसप्रिंट हो जाता है थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना होता है हमें भी। ओके, चलिए 58 देखते हैं ऑल दो दे आर 25 माइल्स अपार्ट दे कीप इन कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट ऑन द इंटरनेट। ओके, तो देखिए 58 का जो करेक्ट हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये आपका कॉम्प्लेक्स। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑल दो आपका यूज़ हुआ है, ठीक है, तो इसको आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। नेक्स्ट है 59 रीता लव्स टू गो टू द बीच एंड स्पेंड हर डेज सन बाथिंग। रीता जो है बीच पर जाना पसंद करती है और अपने जो स्पेंड हर डेज सन बाथिंग अपने स्पेंड करती है अपने दिन सन बाथिंग में, सूरज की धूप में।
तो ये सेंटेंस आपका देखिए कंपाउंड सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए ओके, नेक्स्ट है टॉम एंड जेरी हैव ए बिग आर्ग्यूमेंट एवरी समर ओवर वेयर दे शुड स्पेंड दियर समर वेकेशंस। तो देखिए 60 का जो करेक्ट हो जाएगा आपका वो होगा बी, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट देखिए 61, जॉन डिसलाइक्स सिटिंग ऑन द रूफ, ही ऑलवेज गेट्स ए हेडेक। जॉन जो है रूफ पर बैठना जो है पसंद नहीं करता है। ही ऑलवेज गेट्स अ हेडेक, उसको हमेशा ही सर दर्द होता है। तो देखिए 61 का राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये भी आपका एक कंपाउंड सेंटेंस है। ओके, फिर देखते हैं 62, द करेक्ट अल्टरनेटिव टू ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग कंपाउंड सेंटेंस इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज। 62 में देखिए यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, आपको ट्रांसफॉर्म करना है कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में। स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। ओके, 62 का करेक्ट आपका देखिए यहाँ पर बी हो जाएगा। इफ़ यू स्पेयर द रोड यू विल स्पॉइल द चाइल्ड। 62 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द क्रिटिक हु पोस्टेड दिस व्यू। क्रिटिक को आइडेंटिफाई करना जिसने व्यू को पोस्ट किया। द लेविटी ऑफ हैमलेट, हिज रिपीटेशन ऑफ फ्रेज, his puns are not part of a deliberate of dissimulations but a form of emotional relief. क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, आइडेंटिफाई द क्रिटिक हु पॉजिटेड दिस व्यू। द लेविटी ऑफ हैमलेट, हिज रिपीटेशन ऑफ फ्रेज, हिज puns are not part of a deliberate of dissimulation but a form of a emotional relief। तो देखिए यहाँ पे आपका 63 में जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका सी, यानी कि टी.एस. इलियट। ओके, नेक्स्ट 64, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपको करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करना है यहाँ पर। ठीक है, सिंपल सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना होगा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो देखिए 64 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी, इट वॉज ओविंग टू हिज फादर दैट ही सक्सीडेड। ओके, फिर आपका 65, डैश डूइंग द कुकिंग, आई कैन हेल्प यू विद योर कंप्यूटर वर्क एज वेल। तो देखिए 65 जो है आपका, यहाँ पे आपका करेक्ट फॉर्म जो होगी, यहाँ पे आपको करेक्ट प्रपोजिशंस जो है चूज करनी है यहाँ पे। तो 65 में जो करेक्ट प्रपोजिशन होगी वो होगी आपकी बी, बिसाइड्स। ठीक है, बिसाइड्स का मीन्स होता है अतिरिक्त, और ये जो बिसाइड होता है इसका मीन्स होता है जो होता है इसका साइड। ठीक है, मतलब इसका मीन्स होता है बजाय, आप बजाय भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बिसाइड्स अतिरिक्त, डूइंग द कुकिंग, बिसाइड्स द डूइंग द कुकिंग, यानी कि कुकिंग करने के अलावा, आई कैन हेल्प यू विद योर कंप्यूटर वर्क एज वेल, मैं तुम्हारे कंप्यूटर का कार्य करने में भी हेल्प कर दूंगी। ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट देखिए आपका, ही गोट टू द स्टेशन जस्ट डैश टाइम टू कैच द 8:45 शटल। ठीक है, यहाँ पे देखिए 66 का जो करेक्ट होगा वो होगा आपका बी, इन। ही गोट टू द स्टेशन जस्ट इन टाइम टू कैच द 8:40 शटल। आफ्टर शेक्सपियर मेड हिज डिबेट एज ए लंडन प्लेराइट ही वॉज डिस्क्राइब्ड एज एन अपस्टार्ट क्रो बाय। एक लंदन प्लेराइटर के रूप में जब उन्होंने डिबेट किया था शेक्सपियर ने, तो उनको डिस्क्राइब किया गया था एक अपस्टार्ट क्रो के रूप में। तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये थे आपके रॉबर्ट ग्रीन के। रॉबर्ट ग्रीन ने इनको अपस्टार्ट क्रो कहकर जो है क्रिटिसाइज किया था। फिर आपका 68 क्वेश्चन, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देखिए, डैश इंट्रोडक्शन ही मेड सम पर्टिनेंट रिमार्क्स। ठीक है, देखिए 68 का जो करेक्ट होगा वो होगा आपका सी, बाय वे ऑफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, यानी इंट्रोडक्शन के दौरान ही मेड सम पर्टिनेंट रिमार्क्स, उसने कुछ पर्टिनेंट यानी कि उचित, यानी कि ठीक, उचित या योग्य कह सकते हैं इसको, पर्टिनेंट को रिमार्क्स दिए। नेक्स्ट आपका 69, डू यू नो ऑरवेल्स बुक आई हैवंट रीड डैश। तो 69 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी, यानी कि एनी। डू यू नो ऑरवेल्स बुक आई हैवंट रीड एनी, क्या आप ऐसी ऑरवेल्स की कोई बुक जानते हैं जिसको मैंने ना पढ़ा हो? ठीक है, सॉरी, आई हैवंट रीड एनी, यानी कि मैंने कोई भी नहीं अभी तक पढ़ी है।
70 देखिए डैश फिलोसफी इज कंसर्न विद क्वेश्चंस दैट हैव नो आंसर्स। तो देखिए 70 का जो करेक्ट होगा वो होगा आपका डी, वन ऑफ फिलोसफी इज कंसर्न विद क्वेश्चन दैट हैव नो आंसर्स। फिर है 71, गिव मी द बुक डैश आई गिव यू। ओके, तो देखिए 71 जो आपका यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा आपका विच, यानी कि गिव मी द बुक विच आई गिव यू, मुझे वह बुक दे दो जो मैंने तुम्हें दी थी। फिर 72, हर लिटिल गर्ल्स आर ऑलवेज डैश ड्रेस्ड। 72 में करेक्ट हो जाएगा आपका डी, यानी कि प्रेटिली, ही हर लिटिल गर्ल्स आर ऑलवेज प्रेटिली ड्रेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी थिएटर इज डैश थिएटर इन मुंबई। जो पृथ्वी थिएटर है मुंबई में जो है, तो वो आपका देखिए क्या है, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, द ओल्डेस्ट। पृथ्वी थिएटर इज द ओल्डेस्ट थिएटर इन मुंबई। द बुके डैश मी 500 रुपीज़। तो 74 देखिए आपका 74 में जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनके कॉस्ट। द बुके कॉस्ट मी 500 रुपीज़। जो बुके है उसने मुझे 500 रुपीज़ का दिया, यानी कि उसकी कॉस्ट जो थी 500 रुपीज़ थी। 75 देखते हैं, द प्रिंसिपल विद हिज टीचर्स डैश कम। प्रिंसिपल टीचर्स के साथ आया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो वर्ब आपकी आएगी यहाँ पर वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि जो टू नाउन्स कभी विद से आपके जो कनेक्टेड हो तो वहाँ पर जो वर्ब होती है वो पहले वाले सब नाउन के अकॉर्डिंग आती है आपकी। तो देखिए यहाँ आएगा द प्रिंसिपल विद हिज टीचर्स हैज़ कम। फिर देखिए, नेम द क्रिटिक हु सेड दिस ऑफ शेक्सपियर। क्रिटिक का नेम बताना जिसने शेक्सपियर के बारे में ये रिमार्क दिया था। दोज हु अक्यूज हिम टू हैव वांटेड लर्निंग गेव हिम द ग्रेटर commendation. He was naturally learned. He needed not the spectacles of books to read nature. He looked inwards and found her there. I cannot say he is everywhere alike where he saw. I should do him injury to compare with him with the greatest of mankind. तो जो ये आपका कोटेशन है या यहाँ पर आपका देखिए 76 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ड्राइडन के द्वारा दिया गया था शेक्सपियर पर। फिर देखिए आपका स्पॉट द एरर इन द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। आपको अंडरलाइन पार्ट में जो है एरर का फाइंड करना है यहाँ पे। द इम्यून सिस्टम इज द बॉडीज वे ऑफ प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ अगेंस्ट वायरसेस। तो देखिए यहाँ पर 77 का जो अंडरलाइन वर्ड्स है यहाँ पर उन्हीं में आपको एरर फाइंड करनी है। तो 77 का जो करेक्ट हो जाएगा वो होगा आपका बी, यानी कि बॉडीज़ में आपका यहाँ पे एरर दिया गया है। तो देखिए द इम्यून सिस्टम इज़ द बॉडीज़, आपका बॉडीज़ ऐसे नहीं बल्कि आपका एपोस्ट्रोफी में लगेगा, एपोस्ट्रोफी एस, ऐसे ये करेक्ट होगा। यहाँ पे ये ऐसे रॉन्ग हो जाएगा आपका। द इम्यून सिस्टम इज़ द बॉडीज़ वे ऑफ प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ अगेंस्ट वायरसेस। ओके, नेक्स्ट है आपका 78, ओरिजिनेट इन इथियोपिया, कॉफ़ी वॉज ड्रंक इन द अरब वर्ल्ड बिफोर इट केम टू यूरोप। ठीक है, ओरिजिनेटेड यहाँ पे आपका ओरिजिनेट की जगह आपका ओरिजिनेटेड होगा, क्योंकि आपका सेंटेंस जो है देखिए पास्ट में चला हुआ है। ये पास्ट की एक कोटेशन दी गई है आपकी यहाँ पर। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल में आपका सेंटेंस दिया गया है, फॉर्म किया गया है, तो यहाँ पर ओरिजिनेटेड आप यूज़ करेंगे। यहाँ पे ओरिजिनेटेड इन इथियोपिया, कॉफ़ी वॉज ड्रंक इन द अरब वर्ल्ड बिफोर इट केम टू यूरोप। पूरा सेंटेंस आपका पास्ट में है। 79 देखिए, एम्स्टर्डम इज ए टाउन हु इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज द वेनिस ऑफ नॉर्दर्न यूरोप बिकॉज ऑफ इट्स कैनल्स। तो देखिए यहाँ एम्स्टर्डम, यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो एक सिटी है ये, और यहाँ पर आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन दिया गया है वो आपका हु यूज़ किया गया है, बट यहाँ पर हु नहीं, आपका सिटी है, तो सिटी के लिए हम यूज़ करेंगे विच। ओके, विच यूज़ करेंगे इसमें आप। एम्स्टर्डम इज ए टाउन विच इज़ समटाइम्स रेफर्ड। ओके, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन में ही जो एरर है दिखने को मिल जाएगी आपको। 80 देखिए, द सी वेस्प रिलीजेस ए पॉइजन दैट किल ए पर्सन इन 3 मिनट्स। जो सी वेस्प होता है वो एक रिलीज करता है पॉइजन, यानी कि जहर को, जो एक व्यक्ति को 3 मिनट में ही मार देता है। तो देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस है आपका प्रेजेंट में चला हुआ है, और यहाँ पर देखिए ए पॉइजन, आपका जो यहाँ पर सब्जेक्ट है उस
आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पर आपकी सब जो वर्ब है वो भी आपकी सिंगुलर ही आएगी, यानी कि किल्स आप यूज़ करेंगे। ए पॉइजन दैट किल्स ए पर्सन, ओके, ना कि किल। किल आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे, ओके। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डिड मिल्टन राइट इन ऑक्टोसिलेबिक कॉपलेट्स? मिल्टन ने कौन सी पोएम को ऑक्टोसिलेबिक कॉपलेट्स में लिखा है? तो देखिए 81 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए, आयल पेंसेरो। ये आपकी इन्होंने ऑक्टोसिलेबिक कॉपलेट्स में लिखी है, ठीक है। और ये इन्होंने 1645 से 1646 के बीच में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 82 इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इन्वोक्स हिज हेवनली म्यूज यूरेनिया एट द बिगनिंग ऑफ। जो पैराडाइज लॉस्ट होती है उसमें मिल्टन हेवनली म्यूज यूरेनिया को इन्वोक करते हैं, यानी कि आह्वान करते हैं उसका बुक की स्टार्टिंग में। तो देखिए कौन कौन सी बुक है जो इसमें स्टार्टिंग करते हैं, ये किस में इन्वोक करते हैं यूरेनिया को? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, यानी कि फर्स्ट में आपका बुक 1 है और सेकंड में बुक 4, ओके। बुक फर्स्ट और बुक 4 में ये यूरेनिया को आह्वान करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ऐसे करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट प्ले बाय जॉन गैल्सवर्दी वॉज। जॉन गैल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया फर्स्ट प्ले था कौन सा? तो ये था आपका डी, यानी कि सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स इनका सबसे पहला प्ले था आपका, और ये एक 3 एक्ट कॉमेडी है, ठीक है। और ये इन्होंने इसको जो था इसको प्रोड्यूस किया था लंदन में 1906 में, ओके। 1906 में इसको प्रोड्यूस किया गया था, और इसको जो है ये गैल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया है आपका प्ले द सिल्वर बॉक्स। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्वेल? आपकी जो वर्ब है ड्वेल, इसकी पास्ट फॉर्म आपको बतानी है कौन सी है। तो देखिए 84 का करेक्ट ऑप्शन आपका ड्वेल्ट हो जाएगा, ठीक है। ड्वेल्ट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्वेल, ओके। और जो ड्वेल होता है इसका मीनिंग क्या होता है? टू लिव और स्टे इन ए प्लेस, यानी कि किसी प्लेस पर, किसी जगह पर रहना या रुकना, ड्वेल बोलते हैं उसको। 85 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब रिप? रिप वर्ब का आपको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म देना है। तो देखिए 85 का करेक्ट हो जाएगा आपका बी, यानी कि रिप्ड, ओके। रिप्ड इसका पास्ट फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 86 आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको करेक्ट टेंस को जो है फॉलो करना है इसमें। ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू ईट इट। उसने कहा कि वह इसको खाने जा रहा था। तो देखिए यहाँ पर इसका जो सेंटेंस का टेंस है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में देखिए आपका वॉज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है पास्ट में कॉन्टिन्यूअस में, इसलिए आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो आपको फाइंड करने हैं। तो देखिए 87 में होता है आपका कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट की जो करेक्ट स्पेलिंग होगी यहाँ पर आपकी सबसे लास्ट वाली हो जाएगी, यानी कि DCORROBORATE, कॉर्पोरेट, ओके। और कॉर्पोरेट का मीन्स जो होता है वो होता है कन्फर्म टू स्टेटमेंट थ्योरी। कोई भी स्टेटमेंट थ्योरी हो उसको कन्फर्म करना, इसका मीन्स होता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं डिसअपियर। डिसअपियर की जो करेक्ट फॉर्म यहाँ पे स्पेलिंग होगी वो होगी आपकी ADISAPPEAR, डिसअपियर, यानी कि गायब होना, ठीक है। नेक्स्ट आपकी हेमरेज। हेमरेज की जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। तो 89 का करेक्ट हो जाएगा आपका बी, HEMORRHAGE। तो देखिए यहाँ डबल आर इसमें आएगा, इसलिए हेमरेज ये आपकी बी वाली ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 90 देखते हैं लेसन। लेसन देखिए अभी कुछ टाइम पीछे वर्ड भी आपका क्वेश्चन आया है एक लेसन का, और इसमें देखिए जो करेक्ट स्पेलिंग होगी आपकी 90 क्वेश्चन में वो होगी आपकी LIAISON, लेसन, ठीक है। इसका मीन्स होता है आपका कनेक्शन दैट इज कम्युनिकेशन विच फैसिलिटीज ए क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, यानी कि एक तरह से आप इंटीमेसी को बोल सकते हैं, ठीक है, क्लोज रिलेशनशिप हो जो वहाँ पे। 91 देखिए द फ्रेज बॉटमलेस परडिशन ऑकर्स इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इन।
जो फ्रेज है आपका बॉटमलेस परडिशन, ये मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में लिया गया है। कौन सी बुक से? तो 91 का करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि बुक फर्स्ट से ये लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। इट अपीयर्स दैट इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। हु अमंग द फॉलोइंग मेड दिस स्टेटमेंट। इनमें से किसने ये स्टेटमेंट को दिया था? तो ये थे आपके विलियम ब्लेक, जिसने मिल्टन के बारे में ये स्टेटमेंट दिया था कि वो जो है मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। नेक्स्ट देखिए आपका 93, व्हाट इज एल एल्गेरोस कंपेनियन पीस कॉल्ड। तो देखिए यहाँ पर जो एल एल्गेरोस का कंपेनियन पीस था वो था आपका सेकंड पेंसेरो, और ये जो था ये था आपका आई एल पेंसेरो, और ये मिल्टन के द्वारा लिखे गए थे दोनों ही। नेक्स्ट देखते हैं आपका 94 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड ग्रुप। करेक्टली मैच ग्रुप जो है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे देखिए लिस्ट 1 दी है और लिस्ट 2 यहाँ पे, और आगे आपका कोड दिए गए हैं। तो देखिए जो आपके एल एल्गोरोस एंड सेकंड आई एल पेंसेरो है, ये आपके जो कंपेनियन पोएम से आपकी ऑक्टोसिलेबिक में, ठीक है, यहाँ पर ये 5 में हो जाएगा कनेक्ट। लिसिदास आपकी पास्टोरल एलिजी है। कॉमस एक मास्क्यू है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये आपका सोनेट है। और एरोपेजिटी का जो है एक प्रोस ट्रैक्ट है, ठीक है। ऐसे करके ये आपके जो है करेक्ट हो जाएंगे। इस हिसाब से अपना यहाँ पे आंसर जो है फाइंड कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको मैच बता दिया कौन सा किससे होगा। नेक्स्ट देखते हैं 95, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन इज एन एलिजी। मिल्टन के कौन सा वर्क जो है इसमें से एक एलिजी है? तो वो है आपकी लिसिदास। ये एक पास्टोरल एलिजी है जो उन्होंने 1637 में लिखी थी अपने फ्रेंड की डेथ पर। और इनके फ्रेंड कौन थे ये? तो ये थे एडवर्ड किंग, जिनकी डेथ पर इन्होंने ये पास्टोरल एलिजी को लिखा था। और ये पब्लिश्ड हुई थी आपके 1638 में। रिटर्न की थी इन्होंने 1637 में, बट पब्लिश हुई थी ये 1638 में। फिर देखते हैं, इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 9th मिल्टन राइट्स दैट एडम वॉज ओवरकम विद डैश एंड सो एट द फॉरबिडन फ्रूट अगेंस्ट हिज बेटर नॉलेज। तो देखिए यहाँ करेक्ट हो जाएगा आपका फीमेल चार्म, ऑप्शन नंबर ए, फीमेल चार्म इसमें आएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका 97, द एंटोनिम ऑफ अनबेस्ड इज। अनबेस्ड का जो एंटोनिम है वो क्या होगा? तो देखिए 97 का करेक्ट ऑप्शन जो है आपका वो होगा सी, यानी कि प्रिजुडाइज्ड। अनबेस्ड किसको बोलते हैं? अनबेस्ड का मीन होता है निष्पक्ष या अपक्षपाती। निष्पक्ष यानी कि जो किसी के विपक्ष में न हो, ठीक है, उसको बोलते हैं अनबेस्ड, ठीक है। और इसका जो एंटोनिम होगा वो होता है प्रिजुडाइज्ड। नेक्स्ट देखिए 98, द एंटोनिम ऑफ एडवांस इज। एडवांस का जो एंटोनिम होता है वो क्या होता है? तो देखिए एडवांस क्या होता है? जो समय से पहले हो जाए उसको बोलते हैं एडवांस, ओके। और इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा आपका रिट्रीट, ओके। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका। फिर आपका एंटोनिम ऑफ फैमिलियर इज। एंटोनिम ऑफ फैमिलियर का एंटोनिम बताना है, फैमिलियर, ओके, क्वेश्चन नंबर 19 में। तो यहाँ पर आपका जो फैमिलियर वर्ड है, फैमिलियर वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका फ्रेंडली या फिर डियर, यानी कि प्रिय किसी का, ओके, या फिर फियरलेस भी आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका 99 में जो एंटोनिम होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनफैमिलियर। फिर देखिए आपका 100 क्वेश्चन, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ मैनली। मैनली का आपको एंटोनिम बताना है। और मैनली का मीनिंग क्या होता है आपका? ये होता है आपका वीर या प्रसोचित, ठीक है, उसको बोलते हैं आप मैनली। और यहाँ पर इसका जो एंटोनिम होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एफिमिनेट। एफिमिनेट जो है इसका एंटोनिम हो जाएगा। फिर है आपका 101, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कॉन्सेंट। कॉन्सेंट का मीन होता है आपका स्वीकृति, ठीक है। और इसका जो एंटोनिम, तो 101 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, डिसेंट। डिसेंट ऑप्शन आप यहाँ पर आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका 102, एलिवेशन इज द एंटोनिम ऑफ। एलिवेशन जो है एंटोनिम है किसका? तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा डी, यानी कि एक्सैगरेशन। इसका ये एंटोनिम होता है एलिवेशन। फिर आपका टिक द अपोजिट वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड्स। अपोजिट वर्ड बताना है एक्स्ट्रा वैगेंट। एक्स्ट्रा वैगेंट का आपको अपोजिट बताना है
तो ये होता है आपका इकोनॉमिकल। ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंट किसको बोलते हैं? ये होता है स्पेंडिंग मच, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला, जो ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करे उसको बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। और इकोनॉमिकल होता है मितव्ययी, यानी कि कम खर्चीला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका 104 में हाइब्रिड। हाइब्रिड का मीन्स क्या होता है आपका? हाइब्रिड का मीन्स होता है टू अनलाइक कल्चर्स। ठीक है, टू अनलाइक कल्चर्स जो होते हैं उसको बोलते हैं हाइब्रिड, यानी कि जो मिश्रित हो। ओके, और इसका जो आपका अपोजिट वर्ड होगा वो होगा आपका प्योर ब्रेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका 105 मलाइन। मलाइन का मीन्स क्या होता है? ये होता है आपका बदनाम करना। ठीक है, बदनाम करना होता है मलाइन का मीन्स। और यहाँ पर इसका अपोजिट बताना है मैं यहाँ भी, तो ये होगा आपका प्रेज, यानी कि किसी की प्रशंसा करना। ठीक है, फिर आपका 106 सेलर। सेलर का मीन्स क्या होता है? सेलर का मीन्स होता है आपका तहखाना। ठीक है, और इसका जो अपोजिट होगा वो होगा एटिक, यानी कि अटारी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 107 से 111 तक आपको पैसेज दिया गया है, और उसमें से आपको आंसर्स जो है बताना है इसमें क्वेश्चंस के। इसको रीड करके आप इसको पढ़ सकते हैं एक बार वीडियो को पॉज करके, और या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें साथ में। मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर बता देती हूँ इसमें। देखिए 107 इम्पोर्ट हेयर मीन्स। इम्पोर्ट का मीन्स क्या होता है यहाँ पे? तो ये होता है आपका इम्पोर्टेंस। ठीक है, इम्पोर्ट हेयर मीन्स इम्पोर्टेंस। 108 देखिए सो लॉन्ग एज साउल एंड बॉडी आर टुगेदर मीन्स। 108 का करेक्ट हो जाएगा आपका सी, सो लॉन्ग एज वी कीप अवरसेल्व्स अवे फ्रॉम रिलीजियस डिस्प्यूट्स। ठीक है, नेक्स्ट है डिलीवरेंस हेयर इम्प्लाइज। डिलीवरेंस यहाँ पर इम्प्लाइज है किसमें? किसमें नहीं थे? बी, फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश डोमिनेशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका 110 पीपल हाइड देयर ओन सेंटिमेंट्स बिफोर एन इम्पोर्टेंट पर्सन। तो यहाँ करेक्ट होगा आपका डी, बिकॉज दे वॉन्ट टू फ्लैटर एंड प्लीज हिम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द मोस्ट ट्रूथफुल धर्म। मोस्ट ट्रूथफुल धर्म कौन सा होता है? तो 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, दैट विच डिस्करेजेस वायलेंस। जो अहिंसा, जो हिंसा को डिस्करेज करे वो होता है। फिर से आपका एक पैसेज दिया गया है यहाँ पर 115 तक आपको आंसर करने हैं इसके। ठीक है, इसको भी आप एक बार रीड कर लेना, और मैं आपको क्वेश्चंस के इसके भी आंसर बता देती हूँ। चलिए देखते हैं 112 विच ऑफ द फॉलोइंग वर द ओपिनियंस ऑफ द टाउन्समैन अबाउट द माउंटेन्स बिफोर द 18th सेंचुरी। तो 112 का राइट हो जाएगा आपका सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि दे आर वाइल्ड एंड दे आर डेंजरस प्लेसेस। ओके, फिर देखिए विच नेचुरल ऑब्जेक्ट्स मेड लेक डिस्ट्रिक्ट ए पॉपुलर प्लेस फॉर ए हॉलीडे। यहाँ 113 का भी राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। फिर देखिए नेक्स्ट 114 आपका हाउ इज माउंटेन क्लाइंबिंग डिस्क्राइब्ड। 114 का राइट हो जाएगा आपका सी, यहाँ पर भी बोथ ए एंड बी, पॉपुलर भी और एनिमोसली एट्रैक्टिव। ओके, फिर देखिए हाउ डज वन फील आफ्टर क्लाइंबिंग द माउंटेन्स। कोई क्लाइंबिंग माउंटेन्स, इनके माउंटेन को चढ़ने के बाद कोई कैसा फील करता है? तो यहाँ पे भी आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, नोबलर और प्योरर। नेक्स्ट देखिए आपका द सडन रनिंग ऑफ ए हर्ड ऑफ फ्राइटेंड एनिमल्स इज। 116 का करेक्ट होगा ए, स्टैम्पिड। स्टैम्पिड बोलते हैं भगदड़ को, यानी सडन रनिंग ऑफ ए हर्ड ऑफ फ्राइटेंड एनिमल्स, यानी कि जो फ्राइटेंड एनिमल्स होते हैं वो एकदम से, उनका हर्ड बोलते हैं उसका झुंड एकदम से अचानक से भागने लगे तो उसको बोलते हैं स्टैम्पीड, भगदड़। फिर आपका ए नैप आफ्टर लंच इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? सिस्टा। ओके, इसको बोलते हैं सिस्टा। फिर आपका 118 द कंडीशन इज ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट उसको क्या कहते हैं? तो ये होता है आपका ऑटोनॉमी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए वन हु एब्सटेन्स कम्प्लीटली फ्रॉम एल्कोहल इज कॉल्ड। जो अपने आप को पूरी तरह से अल्कोहल से दूर कर ले उसको क्या बोलते हैं? तो ये होता है आपका टीटोटैलर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 120 देखिए सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड
ओमनीपोटेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ओमनीपोटेंट वर्ड का आपको राइट मीनिंग फाइंड करना है। तो ये होता है आपका वन हु इज़ ऑल पावरफुल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 121 देखिए, सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का राइट मीनिंग बताना है फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, तो ये होता है आपका वन हु नोज सेवरल लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानता हो। फिर आपका 122, एज आई हैड हर्ट माई आई हैड टू गो टू। जैसे मेरी आँख में जो है हर्ट हुआ, यानी कि चोट लगी, आई हैड टू गो टू। तो आँख का इलाज जो करता है वो क्या होता है, वो होता है आपका ऑक्यूलिस्ट। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका। फिर आपका 123, द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर। वन वर्ड बताना है, ए पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम एज अनदर इज। ठीक है, उसको बोलते हैं आप कंटेम्प्रेरी। जो देखिए एक पर्सन रहता है कहीं सेम टाइम में और दूसरा भी उसके साथ साथ, तो उनको बोलते हैं दोनों को कंटेम्प्रेरी, यानी कि समकालीन। फिर आपका नेक्स्ट 124, मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिसीजेज। मेडिकल स्टडी जो होती है स्किन की और उसके रोग की, उसको क्या बोलते हैं, तो ये बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ए लाइट सेलिंग बोट्स ब्यूल्ड स्पेशली फॉर रेसिंग। तो ये होता है आपका 125 में याच। ओके, याच बोलते हैं इसको। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था ये। यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ अगले। ठीक है।